हेलो फ्रेंड, तो सवालों के पोस्टमार्टम में आपका वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बेसिकली पीरियोडिक टेबल से रहेंगे और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसका क्या मतलब रहेगा कि आपके जो आंसर होंगे वो 0 से लेके 9 तक रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स शोइंग ओनली वन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज़। देखिए सीधा इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। और वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, फ्लोरीन और सोडियम। तो आपको ये बताना है कि नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि सिर्फ एक ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ज़ीरो के अलावा, इसीलिए बोला है क्या, नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपका वो कौन कौन सा हो जाता है, फ्लोरीन और सोडियम। फ्लोरीन बेसिकली क्या करता है, आपका -1 में रहता है और सोडियम हमेशा +1 में रहता है। ठीक है, हमेशा नहीं रहता, मतलब अगर आयंस की फॉर्म में रहेगा सोडियम तो +1 की फॉर्म में रहेगा, और फ्लोरीन रहेगा तो वो -1 की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें बात हमेशा ये आपको याद रखनी है क्या, कि फ्लोरीन हमेशा -1 करेगा, हमेशा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो के अलावा। ठीक है, ज़ीरो के अलावा हमेशा अगर करेगा तो कौन सा स्टेट शो करेगा, -1 शो करेगा। ठीक है, और वैसे ही सोडियम के लिए कह सकते हैं कि सोडियम हमेशा +1 करेगा ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा। ठीक है, अच्छा, और बातें हो सकती हैं क्या, कि सोडियम के जैसा, जैसे कि पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, तो ये सब +1 करते हैं। ठीक है, अगर ये करेंगे तो कौन सी स्टेट करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, +2 कभी नहीं देखा होगा इन लोगों के लिए, क्योंकि ये आपके फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल में, और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट +1 शो करते हैं। ठीक है, ये हमारा रूल भी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, कि आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हमेशा +2 करेंगे, +1 करेंगे, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हमेशा +2 करेंगे। ठीक है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, वही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी, ऐसे याद किया था आप लोगों ने। ठीक है, तो ये सब +2 शो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। और हाँ, ये भी बात कर सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या करेगा। अब ऑक्सीजन के अलग अलग होते हैं, ये +1 भी कर सकता है, ज़ीरो भी कर देता है, -1 भी करता है, -½ भी करता है, -1/3 भी करता है। सॉरी, +1 कब करेगा, देखिए जब O2F2 की फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि फ्लोरीन तो हमेशा -1 करेगा, तो अगर आप इसकी निकालेंगे ऑक्सीजन की, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे +1 शो करता है। तो ऑक्सीजन अलग अलग शो कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि -½ कब करता है, तो -½ जब करेगा जब सुपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और -1 जब पर ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन, और -1/3 जब ओजोनॉइड बनते हैं, तब जाके ये आपका स्टेट शो करता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो एक के अलावा अलग अलग कर रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे कर रहे हैं, तो इसीलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। तो हमें तो वो बताना था जो कि एक ही शो करे ज़ीरो के अलावा। ठीक है, अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी अलग अलग शो कर सकता है, -1 भी करता है, +1 भी करता है, +3 भी करता है, +7 भी करता है, तो अलग अलग करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 2-3 चीज़ें आपको याद भी रखनी है, क्या, कि -3 करता है नाइट्रोजन, और +5 तक जाता है। ठीक है, -3 इसका मिनिमम रहेगा और +5 इसका मैक्सिमम रहेगा। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि नाइट्रोजन हमेशा +5 तक ही जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसके अलावा ये आगे ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है। तो इसके अलावा और भी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इतना ही, क्या नाम है, करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाउ मैनी ग्रुप्स आर ऑक्यूपाइड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये आपको बोल रहा है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब यही होता है क्या, कि आप ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, जिसमें 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 18 ग्रुप होते हैं। और आपको याद रखना है क्या, यहाँ से 13 से लेके 18 तक के ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 13 से लेके 18 तक के जितने भी ग्रुप हैं वो पी ब्लॉक में आएंगे। और अगर आप 13 से लेके 18 तक काउंट करते हैं तो आपको पता चलेगा 6। ठीक है, 6 ग्रुप ऐसे हैं जो कि पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का 2 था, दूसरे वाले का 6 हो जाएगा।
आगे देखिए, हाउ मेनी डायगोनल रिलेशनशिप्स आर प्रेजेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसका आंसर मैं सीधा ही बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो 3 ऐसे डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। लिथियम बेसिकली आपका किससे करता है, बेरिलियम के साथ, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, लिथियम करता है आपका मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम करता है किसके साथ आपका एल्युमिनियम के साथ, और आपका जो बोरोन है वो आपका सिलिकॉन के साथ करता है। तो ये आपके 3 डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। आगे चलिए, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए, इफ़ फॉर एन एलिमेंट एक्स द वैल्यूज़ ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज I1, I2, I3, I4 एंड I5 आर 800, 2427, 3658, 25,024, 32,824 kilojule per mole respectively, then the number of valence electron present are। तो आपको बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा डाटा दे रखा है और इसके हिसाब से आपको समझना है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या होता है, आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो थोड़ा ये जान लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मान लीजिए कि आपके पास एटम है और इस एटम का मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट शेल में है। ठीक है, अगर इस आउटर मोस्ट शेल से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और जितनी एनर्जी आपको लगती है उसे क्या बोलते हैं आप, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। क्या, पहली बात कि ये जो एटम होना चाहिए ये आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो आउटर मोस्ट शेल में से, वो उस एटम से निकालना है जो कि आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तभी जाके आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो फुलफ़िल हो पाएगी। ठीक है, जिससे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको सॉलिड स्टेट में ले लें, सॉलिड स्टेट में अलग अलग एटम होंगे। ठीक है, क्योंकि गैसियस स्टेट में इंटरेक्शन कम होता है एटम के बीच में और सॉलिड स्टेट में ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको आप निकालने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि इस पे ये भी अट्रैक्शन बनाए और ये वाला तो खुद बना ही रहा था और ये भी बनाने लग जाए। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा आएगी, जो एक आइसोलेटेड गैसी स्टेट में आती है उससे ज़्यादा ही आएगी। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि अब इस इलेक्ट्रॉन पे इसका भी अट्रैक्शन हो गया और इसका भी अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या क्यों हो गया, क्योंकि सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, तो उसको अट्रैक्ट करेगा ही। ठीक है, तो इससे आपकी ज़्यादा एनर्जी आएगी और इससे जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बोलती ही है क्या, आइसोलेटेड गैसी स्टेट में होना चाहिए एटम। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें थी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं आउटर मोस्ट शेल से तो आपको 800 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता होती है। दूसरा निकालते हैं तो 2427 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता है। लेकिन तीसरा निकालते हैं तो 3658। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तीनों एनर्जी जो है वो सक्सेसिवली मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इतना जंप नहीं आ रहा है, जो कि समझ में भी आती है कि हाँ भाई आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, मान लीजिए कि एक एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पे आ गया A+। अब एक और निकाल दिया तो आ जाएगा A++, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब एक और निकाल दिया मान लीजिए, तो अब कितना आ जाएगा A+++। अब देखिए, चार्ज पार्टिकल में से, चार्ज एटम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उस पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हो आप इसमें से, इस वाले पार्ट में से, तो यहाँ पर A+4 हो जाता है। लेकिन इसको निकालने में एनर्जी का देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, 25,024 किलो जूल पर मोल। तो ये 3,658 किलो जूल से लेके 25,024 किलो जूल पर मोल का जो रिक्वायरमेंट है, ये आपको हिंट दे रहा है क्या, कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो एटम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर चुका है। और उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आप एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेटेड एटम में से
आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो ज़्यादा रजिस्ट करेगा, क्योंकि वो अब तो स्टेबल हो चुका है। जब स्टेबल हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि आप आयनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, आप ये भी तो स्टडी करते हैं कि अगर छोटा साइज़ होगा एटम का तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है। किसी चार्ज एटम में से, पॉजिटिवली चार्ज एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते तो भी ज़्यादा होगा, जो कि हमें दिख भी रहा था पहले 3 रीडिंग से कि धीरे धीरे बढ़ तो रहा है। लेकिन जब चौथा निकालते हो तो आप चार्ज एटम में से तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक ऐसे एटम में से भी निकाल रहे हो जो कि अब स्टेबल हो चुका है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर चुका है, इसलिए ज़्यादा जंप आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, क्योंकि चौथा जैसे निकलता है वो तो स्टेबलाइज हो जाता है। तो मैं लॉजिकली ये कह सकता हूँ क्या कि ये इसमें कम से कम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने रहे होंगे, 3 रहे होंगे, ठीक है। चलिए।